are watching खबर फेस टू फेस। वॉइस ऑफ मालवनी फाउंडेशन द्वारा ड्रग्स फ्री मालवनी कैंपेन का आयोजन शनिवार 1 फरवरी 2025 को शाम 7 बजे किया गया। इस कार्यक्रम में फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समीर वानखड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मालवनी मलाड वेस्ट गेट नंबर 7 एनसीसी में कार्यक्रम का आयोजन संस्था के अध्यक्ष महबूब खान ने किया। समीर वानखड़े ने ड्रग्स के प्रकार, उनके नुकसान और कानूनों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस मात्रा में ड्रग्स पाए जाने पर क्या सजा हो सकती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनता मौजूद रही, जिन्होंने समीर वानखड़े से सीधे सवाल जवाब किए। उन्होंने सभी सवालों के जवाब देते हुए नशा मुक्त समाज बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा गौरव भाई ने अभी बताया आपको, जो मालवनी का इलाका है, मुद्दे में बात करता हूँ अभी मैं। जो आपका ये इलाका है, जो आपका रिहायशी इलाका है, तो यहाँ पर बहुत एक ड्रग का हब बन चुका है, ड्रग का सेंटर बन चुका है। बहुत ही हैवीली यहाँ पर ड्रग सप्लाई और ड्रग का कंजम्पशन होता है। यहाँ पर जो बच्चे ड्रग कंज्यूम करते हैं, 15 साल से लेकर 25 साल के बच्चे या जवान यूथ जो होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। आपके इलाके में जो सबसे ज्यादा ड्रग कंज्यूम होता है या फिर जिसका सेवन होता है, वो है मेथाडोन, जिसे कहते हैं एमडी। और बच्चों का स्कूल में काफी फेवरेट ड्रग्स होता है, जो ड्रग पेडलिंग करते हैं उनको बेचने के लिए। एमडी के अलावा बाकी का भी यहाँ पर सेवन होता है। एक ड्रग्स जो सब जानते हैं, गांजा। गांजा के अलावा एक और चीज होती है चरस। तो ये 3 चीजों का सबसे ज्यादा व्यापार, सबसे ज्यादा सेवन हमारे यहाँ पर मालवनी इलाके में होता है। अगर आपको पता होगा कि ड्रग पीना भी एक जुर्म है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है शायद कि ड्रग पीने से सजा भी होती है। 1 साल की उसको जुर्म है, 1 साल की जेल की सजा है। उसके अलावा 10,000 जुर्माना। अगर कोई ड्रग्स बेचता है तो उसकी सजा है लगभग 20 साल की। अगर आप देखेंगे, हमारा बीएनएस देखेंगे या फिर पुराना आईपीसी देखेंगे, तो उसमें जो मर्डर की सजा होती है 302 की, जो आपने देखा होगा, सुना होगा, उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो कि 14 साल होती है। लेकिन जो ड्रग्स बेचता है उसको सजा है 20 साल की। इसका ये मतलब होता है कि मर्डर से ज्यादा भी ज्यादा संगीन क्राइम होता है ड्रग्स को बेचना। तो इसके लिए ड्रग्स के जब भी रूल लिखे गए हैं, संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है, पार्लियामेंट में रूल इंप्लीमेंट किया है, लिखा है और ऑफिसर्स इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसका सीरियसनेस आप समझिए कि जब 20 साल सजा देते तो कितना संगीन जुर्म होता है। अगर आप, जैसा गौरव भाई ने हमें कहा है अभी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि होता है, एक सरकारी अधिकारी के लिए और बाकी के सब जनताओं के लिए भी। तो अगर संविधान में देखेंगे तो आर्टिकल 47 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि ड्रग्स की चीजों से दूर रहे। ड्रग्स को बेसिकली बैन करता है, स्टेट प्रिंसिपल फॉर डायरेक्टिव पॉलिसीज जिसे कहते हैं। उसके अलावा अगर आप रिलीजन की बात करें, धर्मों की बात करें, तो गौरव भाई ने जैसा बताया, अगर आप कुरान शरीफ की बात करें तो कुरान शरीफ में सूरे मैदा है 5वां पारा, उसमें भी जो खमर की चीज है उसको हराम किया गया है, आयत 90। तो वो कहता है कि खमर की चीजों को, और ये मकरूह नहीं है, हराम है। जैसा कि सूरह तहरीम शराब को हराम करता है, वैसी खमर की चीजों को, ड्रग्स को भी कंप्लीटली हराम में कैटेगरी किया गया है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैं जब एनसीबी का एडिशनल कमिश्नर था तो उस दौरान भी जो मस्जिदों में जाता था, मौलानों से बात करता था, आलिमों से बात करता था, तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करता था कि जुम्मा की नमाज जब भी होती है, जब भी दर्स होते हैं, तो उस दौरान आप पब्लिक के साथ में ये बात कीजिए और बताएं कि ड्रग्स पीना, बेचना कंप्लीटली हराम है। तो जैसा कि शराब को छूते नहीं है, तो वैसे ही कंजम्पशन में भी इसको हराम के तौर पे लेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। पुलिस अपना काम करती है, लॉ एनफोर्समेंट अपना काम करती है,
लेकिन अगर इस्लामिक तौर पे भी या धर्मगुरु जो आपके मौलाना है, उलेमा है, उनको भी अगर साथ में लेके अगर करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर 1, जैसा संविधान में इसे बैन किया गया है, एक्ट में बैन किया गया, इस्लाम में बैन किया गया है, बुद्धिस्ट समाज में भी बैन भी है। बेसिकली बुद्धिस्ट में त्रिशरण पंचशील होता है, जो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, तो उसमें भी कहा गया है त्रिशरण पंचशीला में कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं जो नशीली पदार्थ होती है वो नहीं करूंगा। आयुर्वेदा में भी ये कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए। तो हर धर्मों में ये बेसिकली गलत है, प्लस हमारा संविधान भी कहता है गलत है। तो फिर भी क्यों हम इससे त्याग करते हैं? अगर आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ये जो हम लोग ड्रग्स की बातें करते हैं तो लोगों को लगता होगा ठीक है नशे की बातें, नहीं, ये बहुत सीरियस इशू है। अगर आपको ये मैं समझाऊं एकदम नॉर्मल आपके लहजे में, ड्रग्स जब भी बच्चे पीते हैं या फिर खरीदते हैं तो जो पैसे हम लोग हमारी मेहनत से पैसे कमाते हैं, यही पैसे जो हमारे राष्ट्र के दुश्मन है, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो हमारे दुश्मन देश है, तो यही पैसा हवाले के थ्रू उनके पास में जाता है और वही पैसे से हमारे भारत में बॉम्ब ब्लास्ट, भारत अटैक करना, पुलिस पे अटैक करना, हमारी आर्मी पे अटैक करना, वही पैसे इस्तेमाल होते हैं, जिसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। तो क्या हमको चाहिए हमारे ही मेहनत से कमाए हुए पैसे से हमारे देश के खिलाफ में पैसे लगे? आपको चाहिए ये? किसको भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए ड्रग्स पीने से हमारा शरीर ही खराब होता है, उसके अलावा भी हमारे देश को भी बहुत ज्यादा क्षति होती है और नुकसान होता है। तो इसके लिए ड्रग्स से दूर है। दूसरे मुद्दे की बात ये मैं करूंगा कि अगर देखो पुलिस अपना काम करती है, एनसीबी अपना काम करती है, बहुत सारी एजेंसीज काम करती है। हमारे देश की जनता की 140 करोड़ की जनता है, तो जो पब्लिक और पुलिस का रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा है। बेसिकली एक पुलिस का रेशियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा पब्लिक होती है क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है। तो लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी बेसिकली क्या होता है कि आप भी पुलिस की सहायता कीजिए, आप भी लॉ एनफोर्समेंट की सहायता कीजिए। मैंने ये देखा है कि जब भी मैं पब्लिक में जाता हूँ, जहां पर ड्रग का इशू होता है वहां पर जाता हूँ, तो लोगों का ये कहना होता है कि ये बेसिकली ऐसा होता है कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस देख लेगी। लेकिन नहीं, मैं भी अपार्ट फ्रॉम एक एडिशनल कमीशन होने के अलावा मैं भी आम नागरिक हूँ, मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। मुझे भी लगता है कि अगर आज इसको हम लोग नहीं रोकेंगे तो ये 10 साल में हर घरों में घुस जाएगा। हमारे बच्चे, हम लोग को ये नहीं चाहिए कि हमारे देश को नशेड़ी और गंजेड़ी बोला जाए, कमजोर, हमको ये नहीं चाहिए। हमको एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र चाहिए। 10 साल में अगर इसको नहीं रोकेंगे हमारे घर में ये घुसेगा। आप मेरी बात को बहुत सीरियसली इसको नोट डाउन कीजिए। तो एज नॉर्मल सिटीजन भी हमारे रेसिडेंट एसोसिएशन होते हैं, हमारे रिहायशी एसोसिएशन होते हैं, आप जैसी संस्थाएं होती हैं, तो जहां पर भी ये ड्रग सप्लाई होता है, ये पेंडिंग होता है, तो एक तो सबसे पहले चीज है कि अगर सोसाइटी साथ में हो जाए, अगर मोहल्ला साथ में हो जाए, किसकी हिम्मत नहीं है बेचने की। अगर एकजुट साथ में आवाज उठाए लोगों ने, तो किसी हिम्मत और जुर्म नहीं होती है कि ओपनली बेच पाएंगे लोग। इसको हम साथ में मिलकर खदेड़ के बाहर निकाल सकते हैं। जो कहीं दूसरी बात, लीगल एक्शन आप कैसे लेंगे? आपका मलवानी पुलिस स्टेशन है, आप सीनियर पीआई को 112 नंबर आप डायल करके तुरंत बोल सकते हैं। अगर 112 डायल करने के बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उसका निवारण नहीं हुआ है, उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है, तो आप सीनियर पीआई का टाइम लीजिए। हार्डली 5 या 10 मिनट सीनियर पीआई के बाजू में बैठते हैं, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि ये ड्रग पेडलर है, ये यहाँ पर ड्रग बेचते हैं। जो बीट मार्शल्स आते हैं वो आपकी सहायता करेंगे। अगर आपको लगता है कि उससे भी हमारा निवारण नहीं हो रहा है, कि पुलिस आने के बाद फिर से ड्रग पेडलिंग हो रही है, तो जो आपके जोन के डीसीपी होते हैं वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। हमारे लेवल पे जो एडिशनल सीपी होते हैं या फिर डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनके पास जाएंगे तो मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूँ कि कोई भी चुप नहीं बैठेगा, कोई भी सीनियर ऑफिसर ये क्राइम को टॉलरेट नहीं करेगा। ये आप थोड़ा पब्लिक भी टाइम थोड़ा निकाल के 5 या 10 मिनट निकाल के सीनियर ऑफिसर को बताएं कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ये पेडलर्स है, एक्शनेबल इनपुट जिसको कहते हैं, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, तो वो भी आप उनको दीजिए। रही बात आपकी आइडेंटिटी की, भारत सरकार में बहुत सारे प्राविधान होता है कि अगर आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं बतानी है तो आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं,
आप पुलिस को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप हमारी आइडेंटिटी हम लिखित नहीं देंगे आपको, हम सीक्रेटली इंफॉर्मेशन देंगे, तो ये भी प्रावधान होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। दादा बहुत सारे नए आईडी अवेलेबल है भारत सरकार की, बहुत सारे नंबर है, पुलिस के हेल्पलाइन नंबर है, भी हमारे केंद्र गृह मंत्री ने हेल्पलाइन भी ओपन किया है, उस पर भी आप फोन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का अर्थ ये है कि आप ड्रग प्रॉब्लम को टॉलरेट न करें। ये जो हमारे सोसाइटी में चलता है एटीट्यूड, हमारी भी मिस्टेक होती है कि ठीक है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी का पुलिस है, पुलिस देख लेगी, नहीं, हमको एटीट्यूड नहीं करना है, हमें इस चीज को टॉलरेट नहीं करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं कि जब बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो हम लोग इस चीज को छुपाते हैं कि हमको ये समाज में हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, हमारे नेबर्स क्या बोलेंगे कि ड्रग नशे हो गया, ड्रग प्रॉब्लम हो गया। नहीं, बेसिकली जो ड्रग रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बेसिकली जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, अगर जो ड्रग एडिक्ट होता है तो उसे सरकार बीमार की तरह देखती है, उसे ड्रग एडिक्ट या क्रिमिनल की तरह नहीं देखती है कि एक बंदा है, एक बच्चा है, एक जवान है, युवक है, तो उसको एक बीमार की तरह देखती है, तो इमीडिएटली उसको एक रिहैब सेंटर में आपको लेके जाना है। उसको ये नहीं बोलना कि ठीक हो जाएगा या उसको बंद करना है आपको। बहुत सारे रिहैब सेंटर है, मालवानी में रिहैब सेंटर है, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पर भी रिहैब सेंटर्स होते हैं, वहां पर भी फ्री में उपचार होते हैं। अगर जिसकी थोड़ी और माली हालत से कुछ अच्छा है तो प्राइवेट रिहैब सेंटर्स भी होते हैं। 2-3 महीने में इस चीज से निवारण हो सकती है और बच्चा बैक टू लाइफ, बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सकता है। तो उसे टॉलरेट न करें कि हम हमारे समाज में क्या बोलेंगे, थू करेंगे, नहीं, इस चीज को निकाल दो और बाहर लाइए बच्चे को, और सो दैट उसको सोसाइटी में वापस हम लेके आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरा नंबर है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे से डायरेक्टली आपको बात करना है, कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेनी है ड्रग पेडलिंग के बारे में, ड्रग ट्रेड के बारे में, डेफिनेटली मैं भी सीनियर ऑफिसर्स लोगों से बात कर सकता हूं और ये प्रॉब्लम को हम मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। मामला सिर्फ ड्रग पेडलिंग, ड्रग सप्लाई, ड्रग कंजम्पशन का नहीं है, हमारे राष्ट्र की सिक्योरिटी का है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, जो गौस भाई ने भी ये इशू उठाया है कि ड्रग जो सप्लाई करते हैं, ड्रग का जो पेडलिंग करते हैं, उनका कोई जात धर्म नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है, हर इंडस्ट्री, हर तबका, हर देश, हर शहर, हर रिलीजन, हर समाज में ये इशू है। अगर आप इसे जनरलाइज करेंगे कि XYZ में ड्रग प्रॉब्लम ज्यादा, गलत बात है, आप उसे एसोसिएट नहीं कर सकते। और ये ड्रग करने वालों को कोई जात धर्म नहीं है, क्योंकि ये इलीगल काम कर रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ कर रहे हैं, अपने समाज और जात के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न है, मैं आपके लिए हूँ हमेशा, एनी पॉइंट ऑफ टाइम 24/7। अगर कभी कोई मीटिंग में होगा तो फोन नहीं उठा सकता, नहीं तो जरूर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरी टीम भी है, हमारा एक विचार मंच है जो इसके खिलाफ दिन रात लड़ रहा है। भले कितने भी प्रेशर आए गौस भाई, भले कितने भी आरोप लगे, भले कितनी भी मीडिया कॉन्फ्रेंसेज हो, भले कितने भी ताकतवर लोग हो, मैं ना डरूंगा ना झुकूंगा। वंदे मातरम। जय। हमारे जो 12th के बच्चे हैं तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। 12th के बच्चों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिस्टिंक्शन लाए, A+ लाए, सो दैट यूपीएससी एग्जाम दे, राष्ट्र की सेवा करें। 2 मिनट सिर्फ दूंगा यूपीएससी के लिए। बच्चे लोग सिर्फ मुझे सीरियसली जवाब देना, आप लोग में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सीरियसली जवाब देना मुझे सिर्फ। लेकिन आप तो बच्चे नहीं हैं। आप लोगों में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सिर्फ एक ने हाथ किया, वो भी हमारे बच्चे नहीं, हमारे युवक है। हाँ, तो मेरी दिल्ली न्यूज ठीक है, वो अच्छी बात है इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आज आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के अलावा भी लगभग 10 से 20 मिनट
पेपर जो मिलते हैं, जो घर में पेपर्स आते हैं, आपकी जो नॉर्मल हर इलाके में भी एक सोसाइटी होती है, वहां पर भी पेपर्स मिल जाते हैं। तो डेली पेपर का आप थोड़ा पढ़ाई कीजिए। अगर आपको समझ में भी नहीं आए कि क्या लिखा है, एटलीस्ट फोटो देखो, लेकिन पेपर पढ़ो, उसकी हैबिट। क्योंकि जब तक आप आगे पढ़ेंगे पेपर को 10th या 12th के बाद में, तो फिर आप यूपीएससी दे सकते हैं। यूपीएससी मतलब आप बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, आप पुलिस बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। हम लोग को, सब लोग को ये बनना है ना। और खासकर मुझे बच्चों को, जो लेडीज बच्चे हैं हमारे, आप सब लोगों को मुझे यूनिफॉर्म में देखना है। आप लोग यूनिफॉर्म पहन के अपने माँ बाप को प्राउड करेंगे, माँ बाप को गर्वित महसूस करेंगे और देश को प्राउड करेंगे। तो मुझे लेडीज लोग, आप लोगों को यूनिफॉर्म में देखना है। पहले तो ये बहुत छोटे हैं बच्चे, इनको सिर्फ पहले पेपर पढ़ना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद में ग्रेजुएशन होने के बाद में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी होता है, एमपीएससी होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की, डिवाइस की, आईपीएस आईएएस की एग्जाम्स होती हैं। तो मैं आप लोगों को जरूर गाइड करूंगा। मेरे साथ में पेरेंट्स संपर्क में रहे, आपका एसोसिएशन संपर्क में रहे। मैं जीएस की क्लासेस भी ले सकता हूं अगर बच्चों को चाहिए। तो 12वीं के बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डू गुड। एंड महबूब भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी अगर आपको लगता है कि जहां पर मैं इसके लिए यहाँ पर आया हूँ कि मुझे पता है कि ये सबसे ज्यादा नॉर्थ मुंबई में वन ऑफ दी बहुत डेथ सेंसिटिव प्लेस है। मैं ऑफिस में बैठ के लेक्चर देने में बिलीव नहीं करता। मैं अपने एसी ऑफिस में बैठ के जहां पर ड्रग का इशू है वहां पर जाके पब्लिक से बात करने में बिलीव करता हूँ। उसका फायदा होता है। तो और भी अगर आपको लगता है कि मालवनी में जहाँ पर ज्यादा क्राइम है ड्रग रिलेटेड, वहां पर मुझे बताओ, मैं वहां पर आऊंगा और बिल्कुल मैं वहां पर आके बात करने की कोशिश करूंगा। हमको ये मैसेज पहुंचाना है ड्रग पेडलर्स को, सप्लायर्स को, कि हम तुमको खदेड़ के बाहर निकालेंगे। मैसेज पहुंचाना है, उनको खदेड़ के बाहर निकालना है कि आज यहाँ पर स्टेज पे बात कर रहा हूँ, कल ऐसा हो सकता है कि फील्ड में यूनिफॉर्म पे बात करो, कल ये भी हो सकता है। तो अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, बच्चों को स्पेयर किया जाए, हमारे समाज को, हमारे एरिया को दूर किया जाए ड्रग के नशे से। रिक्वेस्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। वंदे मातरम, जय। सर, एक सवाल है। सबसे पहले तो धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। कई एनजीओ मालवनी में कोशिश कर रहे हैं ड्रग्स निकले, मगर कैसा हो रहा है ना कि अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं हम लोग और छोटे छोटे जो चीज़ है जो बेचते हैं उनको पकड़। कई एनजीओ मालवनी में कोशिश कर रहे हैं ड्रग्स निकले, मगर कैसा हो रहा है ना कि अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं हम लोग और छोटे छोटे जो चीज़ हैं जो बेचते हैं उनको पकड़ के अंदर कर देते हैं, बाद में वो रिलीज हो जाते हैं। ये जो बड़ा रैकेट है एक्चुअली, उसमें हमको कामयाबी नहीं मिल रही। अगर वो बाहर से अंदर आए नहीं, मतलब पूरा तरह से रोक दे तब जाके, वरना क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं पूरी तरह से लेकिन फेल हो जा रहे हैं। तो उस पर थोड़ा गाइड करेंगे तो अच्छा। शुभ नाम? अमजद शेख। अमजद भाई, आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, ये थोड़ा इसमें मैं बात करना चाहूँगा। देखो, भारत में ना, अपने देश में दो प्रकार के ड्रग्स होते हैं, जो यहाँ पर बनते हैं और कुछ फॉरेन से आते हैं। जो मैंने आपको ड्रग जो अपने इलाके में है उसे कहते हैं मेफेड्रोन, जो मैंने आपको पहले कहा है। एमडी, गांजा, मेथाम्फेटामाइन, ये सब इलीगल तौर पे हमारे भारत में भी इलीगल तौर पे बनते हैं, छुप छुपा के। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बाहर से आते हैं, जैसा कि कोकेन, हेरोइन, हाइड्रोपोनिक वीड, एलएसडी, लिथर्जिक एसिड, ये सब ड्रग्स बाहर से आते हैं। तो दोनों प्रकार के ड्रग्स हैं। तो जो एजेंसी से जिसको जितना रोकना है वो रोकती, बहुत अच्छा अच्छा काम आप पेपर में भी देखेंगे, कोस्ट गार्ड अच्छा काम कर रही है, बीएसएफ अच्छा काम कर रही है, सब पकड़ते हैं। लेकिन जो हमको मेजर भी ये भी चैलेंज है कि जो यहाँ पर ड्रग्स बन रहे हैं वो भी एक चैलेंज होता है। हमारा रूल क्या कहता है बेसिकली कि अगर किसके पास में कंजम्पशन छोटा क्वांटिटी मिल जाता है तो उसको तुरंत जनरली बेल हो जाता है। उसके बाद में अगर जो मिडिल क्वांटिटी जिसके पास मिलता है उसको लगभग 60 दिन के बाद में बेल मिलती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद। जिसके बाद बड़ा क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी मिलता है उसको बेल बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये जो ग्रेडिंग है ये लॉ कहता है बेसिकली। पुलिस का काम, लॉ एनफोर्समेंट का काम होता है केस करना और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना। बेल देना नहीं देना कोर्ट की पावर्स होती है, तो उसमें पुलिस का बेसिकली जो ज़्यादा कहना होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपने बहुत रेलिवेंट बात करी। देयर इज एक प्रावधान होता है जिसे कहते हैं पिट एनडीपीएस। पिट एनडीपीएस आप भी नॉलेज में लिख लीजिए कहाँ पर। वहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रग पेडलिंग करते हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उनको 1 साल के लिए पहले जेल में डाल सकते हैं।
जैसे कि MPD होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसे कहते हैं, अगर ये भी किया जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं भी बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एनसीबी में रहते रहते बहुत पिट NDPS कर चुका हूँ, तो ये भी कभी भी आप कोई अधिकारियों से बात करेंगे तो इस बारे में बात कीजिए, मैं भी ज़रूर बात करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं एब्सोल्युटली। सर एक छोटा सा, एक छोटा सा और एक ये सवाल है, NDPS